Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe at home. ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिल्वर वेडिंग, जिसके कुछ अंश आपने पढ़े, जिसमें आपको बताया कि यशोधर बाबू यानी वाई.डी. पंत जो थे वो ऑफिस में थे और ऑफिस में अचानक बात होती है कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, यानी शादी को उनके 25 साल हो चुके हैं। तो ऑफिस के लोग उनसे पार्टी मांगते हैं एंड वो अपने जो पियोन है उसको 30 रुपए दे देते हैं, 10-10 के 3 नोट देते हैं ताकि वो पार्टी कर सके। लेकिन यशोधर बाबू को ये चीज़ें पसंद नहीं थी तो वो वहाँ से चले जाते हैं। यशोधर बाबू पर कृष्णानंद यानी कि किशन दा का काफ़ी प्रभाव था और वो उन्हीं के विचारों पर चलते थे। वो थोड़े नेगेटिव नैरो माइंडेड विचारों के थे, यानी कि संकीर्ण विचारों के थे, जिनको हम पुराने विचारों का कह सकते हैं। तो उनके बच्चे जो थे वो उनसे सहमत नहीं होते थे कभी भी। तो इसके आगे उन्होंने किशन दा के बारे में ही बताया है। वो ऑफिस के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि आपकी घड़ी काफ़ी पुरानी है, इसको बदल लो। लेकिन यशोधर जी कहते हैं कि ये तो मेरी शादी में मिली थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो यशोधर बाबू हैं उनको एक आदत है कहने की समहाउ इम्प्रॉपर, ये उनका तकिया कलाम है, समहाउ इम्प्रॉपर। और एक चीज़ और कहते हैं वो, ऐसा हुआ होगा, जैसा हुआ होगा। ये दोनों चीज़ें उनके तकिया कलाम हैं। और उनके जो बच्चे हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता कि जो वो यशोधर बाबू हैं वो साइकिल पे आए जाएं ऑफिस में। तो वो अब साइकिल से नहीं आते, वो पैदल आते हैं, क्योंकि स्कूटर उन्हें पसंद नहीं है, वो इसको अच्छी सवारी नहीं मानते हैं। और पिताजी को वो बेहुदा सवारी मालूम होती है, उनको बेहुदा सवारी मालूम होती है स्कूटर, और कार खरीदने की उनकी अभी तक हैसियत नहीं है। इसके बाद आपने पढ़ा कि वो भक्ति भाव में भी रहते हैं, मंदिर जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं, जो उनके बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके आगे पढ़ेंगे। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह भी आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने में मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है, यानी कि बच्चों के साथ वो भी मॉडर्न हो गई है, वो बच्चों के हिसाब से चलती है, यशोधर बाबू के हिसाब से नहीं चलती। तो इसका कारण ये था कि वो संयुक्त परिवार में रहती थी। संयुक्त परिवार में उसके जैसे चाचा थे, चाचा की बहुएं थी, तो वो जेठानियों का रोब उन पर हमेशा रहा था। और जैसे वो कहती थी कि मेरे पर आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मुझे, मानो मैं कोई जवान औरत नहीं थी, मैं बुढ़िया थी। यानी जो बुढ़िया पर नियम होते थे, जितने भी नियम इनकी दादी पर लागू होते थे, बुढ़िया ताई के लिए थे, वो सब मुझ पर भी लागू किए जाते थे। तो वो ऐसा कहती है। तो वो अब भी यही कहती है कि यशोधर बाबू को कहती है कि तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। और मैं भी उन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभीता हो, यानी मुझे चलता हो जितना, मैं उतना ही मानूंगी। अब यशोधर बाबू फिर उसको क्या कहते हैं, शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, या बूढ़ी मुंह मुहासे, और लोग करे तमाशे। तो ये चीज़ें कहकर वो उसके मजाक उड़ाती है। इसके बाद किशनदा, जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर वे गहरा निश्वास लेते हुए यशोधर बाबू ने अपने से पूछा, खुद से बात करते हैं कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता, यानी किशनदा ने विवाह नहीं किया था। तो यशोधर बाबू कहते हैं ऐसा अच्छा नहीं होता अगर मैं भी विवाह नहीं करता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर देता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा और साथियों ने भी उनका सहारा नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद तक उन्हें क्वार्टर भी खाली करना पड़ा था और किसी ने भी उनका सहारा नहीं दिया, उनको सहारा नहीं दिया। यहाँ तक कि यशोधर बाबू खुद भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी तब तक शादी हो चुकी थी और उनके 2 रूम के क्वार्टर में 3 परिवार रहते थे, तो वो कैसे उनको ऑफर करते। और किशनदा कुछ साल तक राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में रहे और फिर अपने गाँव लौट गए, जहाँ साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। पेंशन भी नहीं खा सका बेचारा। विचित्र बात यह थी कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई और रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया, क्योंकि उसका ना तो कोई परिवार था, ना रिश्तेदार नाता, कुछ नहीं था। जब उनके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो यशोधर बाबू को उसने यही जवाब दिया, जो हुआ होगा। और ये जो हुआ होगा यशोधर बाबू का भी तकिया कलाम बन गया था, यानी पता नहीं क्या हुआ। अब जो लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो जाती है, यानी वो मजाक करता है कि किसी को पता तक नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई।
अब कृष्णदा को वो अपना आदर्श मानते थे, तो अपने मर्यादा पुरुष कृष्णदा से सुनी हुई बात वो अभी तक नहीं भूली कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। अब एक चीज वो कहते हैं बच्चों को कि जैसे बच्चे हैं वो उनकी कहना नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्र है। यानी किशनदा भी यही चीजें बोलते थे, अब यशोधर बाबू भी यही चीज बोलते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन ये स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बच्चे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है कि उनकी रीति मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल किया, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की युक्ति अभी भी जचती है। ये एक क्वेश्चन भी है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। ये एक फेमस लाइन थी जो यशोधर बाबू हमेशा बोला करते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, और रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस बात हो गई खत्म। और वो ये भी कल्पना करते थे कि, और आज भी करते हैं, कि जब उनका लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और कि क्वार्टर जो है उनके पास एज इट इज बना रहेगा, यानी जिस क्वार्टर में वो अभी रहते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद जब उनका बेटा इस जॉब में आ जाएगा तो वो क्वार्टर वापस उनके पास रह जाएगा। अब उनकी पत्नी द्वारा भविष्य पर प्रश्न उठाए जाने के बाद यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा ना हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो यशोधर बाबू फिर कहते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उनमें से एक ही तरह से सोचने वाले हो सकते हैं, कहते हैं और कहकर नकली सी हंसी हंस देते हैं। मतलब अंदर से कहीं उनको भी चिंता तो है कि शायद ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। अब जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लग गए हैं। और कभी उनका मन शिकायत करता है तो इन सब में लग पा रहा हूं, तो वो उसे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए, अब तो मोह माया के साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना चाहिए। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम जाओ आवाट वन प्रदेश की ओर, जो करते हैं जैसा करते हैं वैसा करें। यानी उनका कभी कभी मन ये होता है कि वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से चले जाएं। वैसे अगर बच्चे इस सलाह का अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मानते तो ना माने। मतलब उनका ये सिस्टम है कि वो अगर बच्चे उनकी बात मान लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है। अब अचानक ही वो उन्हें ये व्याख्या सुनते हुए जनार्दन शब्द सुनाई दिया। वो पंडित जी का प्रवचन सुन रहे थे तो उनको व्याख्या शब्द में जनार्दन शब्द सुनाई दिया। जैसे ही व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई दिया तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। अब वो जब भी अपने परिवार से मिलने की बात करते हैं तो उसके जो मतलब रिश्तेदारों को मिलने की बात करते हैं तो उनके परिवार को पसंद नहीं आता। तो एक और बच्चे जो है क्रोधित हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले तो हद ही हो गई, उसके कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि अगर आपने बुआ को पैसे भेजने हैं तो मैं आपको पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। तो यशोधर बाबू ने उसका रिप्लाई क्या किया, अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यानी उसे अपनी बुआ के पास पैसे भेजने थे लेकिन उसके बेटे ने भेजने नहीं दिए। अब जो बुआ है उसके बारे में बताया गया है। यशोधर बाबू माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में ही वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर बाबू कुछ देखते, परंपरा के रंग में रंगते, मैट्रिक पास करते वो दिल्ली आ गए। अब यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, तो कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या, क्योंकि बुआ के घर परिवार में भी कोई नहीं था और किशनदा के भी परिवार में कोई नहीं था, तो उनको पारंपरिक रहना कैसे है वो अब समझ में ही नहीं आया। अब पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा से वैसी सुनी सुनाई बातों पर आंखी देखी यादें बना लेते हो। किशनदा को जो मालूम था वो उनके पुराने जमाने की बातें थी। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रीति रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। यानी कि जो चीजें कृष्णदा कहते थे वो सारी चीजें अमल में नहीं ला सकते हम लोग।
अब वो कहते हैं कि तुम्हें भी बूढ़े का क्या सुर लगा कि तुम भी बुढ़ापा ओढ़ने लगे हो, यानी कि वो नहीं चाहते उसके परिवार वाले कि वो किशन दा की बातें माने। यशोधर बाबू भी ये स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन आए हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ बदल जाना चाहिए। पत्नी से क्या कहते हैं, जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में ये बगैर बाँ के ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाले सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। यानी ये यशोधर बाबू को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर एतराज नहीं होना चाहिए। अब उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके हिसाब से नहीं चलती। अब ये सारी तमाम बातें जो है यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार का मतलब क्या है, जो पैदा होते ही बूढ़े थे, किशन दा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहते हैं, और ये कहकर वह उन्हीं की तरह झेपी सी लगभग नकली हंसी हंस देते हैं। जब तक किशन दा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उसके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। वो हर दूसरे दिन उनके घर मिलने जाया करते थे। स्वयं किशन दा भी हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड राइस बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तो उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी और किशन दा ने उन्हें सुबह झकझोर कर उठाना और सैर पर ले जाना शुरू कर दिया। वो क्या कहते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। ये उनकी बात थी जो हमेशा याद रहती है यशोधर बाबू को। अब यशोधर बाबू जब अलग रहने लगे तब भी गृहस्थी में डूब गए, तो किशन दा ये फिर जरूरी देखने आते थे कि बच्चा उनका भाऊ जो है वो जल्दी उठा या नहीं। अब यशोधर बाबू जो है वो किशन दा से इतना प्रभावित थे कि वो ये चाहते थे कि समाज में उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन समाज ही न हो तो ये पद उन्हें कहाँ से मिलेगा। यशोधर कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा आदर करें, उसी तरह से सलाह लें जैसे मैं किशन दा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिनके मन में जो आया वो करता रहा। अब ये दोनों तरफ से चलते हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछें, यानी उनसे पूछ कर काम करें, और दूसरी तरफ वो डेमोक्रेटिक भी मानते हैं अपने आप को कि बच्चे अपनी मर्जी से कार्य करें, लेकिन वो फिर ये भी कहते हैं कि मेरे से पूछ कर करें। तो ये दोनों तरफ में विरोधाभास आ जाता है। अब बच्चे क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे क्या कहते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे पूछें क्यों। अब बच्चों के लिए वही जनरेशन गैप वाली बात आ जाती है कि बच्चे कहते हैं जो चीज़ आपको नॉलेज ही नहीं है वो चीज़ हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।